हेलो बच्चों। तो बच्चों, हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ये आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 है, क्लास 11th का। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और उस इंट्रोडक्शन में हम लोग आज ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन की बात ओवरऑल करेंगे। देखिए, अभी तक जितने भी चैप्टर्स हम लोग पढ़ते आए हैं, चाहे वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन हो, या लॉज ऑफ मोशन हो, या वर्क एनर्जी पावर हो, इन सारे चैप्टर्स में हमने एक पार्टिकल के लिए सारी चीजों को स्टडी किया, चाहे वो काइनेमैटिक्स हो या डायनेमिक्स हो। हमने सिर्फ एक पार्टिकल के लिए स्टडी किया है। याद करिए, हमने एक पॉइंट मास डिफाइन किया था और हमने कहा था कि अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट का जो खुद का साइज है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस वो जो ट्रैवल कर रहा है, तो उस कंडीशन हम उस ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे और उसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को हम एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे और उसी एक पार्टिकल के मोशन को, उसके काइनेमैटिक्स को, उसके डायनेमिक्स को हमने अभी तक स्टडी किया है। लेकिन अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें, यानी डे टू डे लाइफ में अगर हम बात करें, तो हर ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना पॉसिबल नहीं। ठीक है, यानी अगर आप डे टू डे लाइफ में ऑब्जेक्ट के मोशन को अगर आप कंसीडर करते हैं, तो कई केसेस आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें कि वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन हर केस में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे केसेस आपको दिखेंगे जिसमें आप एक ऑब्जेक्ट के को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं जब वो मोशन में हो। तो इसका क्या मतलब बनता है? क्या हम लोग ऐसे केसेस जिसमें ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग नहीं स्टडी करें? तो बिल्कुल स्टडी करेंगे और उसी चीज को हम लोग आज इस चैप्टर में सीखेंगे। देखिए, एक तो आपने स्टडी किया पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में, दूसरा ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, यानी कि जो नॉर्मल जो डे टू डे मोशन अगर आप देखें, जनरल टर्म्स में जो मोशन देखें, उसमें बहुत सारे मोशन ऐसे होंगे जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो उसके साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा नहीं होता है। उस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट को आप एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ना कहकर आपको एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहना पड़ेगा। एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जो है बच्चों, वो कलेक्शन ऑफ वेरियस पॉइंट्स होता है। बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल के कलेक्शन से एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बनता है। उस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग स्टडी करेंगे और इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि जितने भी डायनेमिक्स एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड होता है, उन सारे डायनेमिक्स को हम लोग एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट यानी कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए भी वैलिड कर सकते हैं। उसके लिए भी वैलिड होता है, बशर्ते हमें एक उस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में एक स्पेशल पॉइंट को डिफाइन करना पड़ेगा, जिसे हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो एक बार जब आप सेंटर ऑफ मास को डिफाइन कर लेंगे, उसके बाद आप जिस तरीके से एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते थे, उसी तरीके से आप एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के मोशन को भी स्टडी करेंगे। और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में भी हमें एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टडी करना है, एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉडी को स्टडी करना है। उस बॉडी को हम लोग कहते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है, तो एक्सटेंडेड बॉडी में आपको किस तरीके की बॉडी को स्टडी करना है? रिजिड बॉडी को स्टडी करना है। तो सबसे पहला सवाल आपके मन में यह है कि भाई रिजिड बॉडी आखिरकार होता क्या है? तो कोई भी ऐसा बॉडी जिसमें कोई भी ऐसा एक्सटेंडेड बॉडी जो कि बहुत सारे पार्टिकल्स का कलेक्शन हो और उसमें से कोई भी दो पार्टिकल अगर आप उठाकर देखते हैं, उन दो पार्टिकल के बीच की जो दूरी है, अगर वो दूरी कभी भी चेंज ना हो, नो मैटर आप किस तरीके से उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, अगर ऐसा आप देखते हैं कि ऐसा कोई बॉडी है जिसके दो पार्टिकल के बीच की दूरी बिना फोर्स लगे और फोर्स लगने के बाद भी दोनों केस में जो डिस्टेंस है दो पार्टिकल के बीच का वो सेम है, उस कंडीशन में उस बॉडी को हम लोग एक रिजिड बॉडी कहेंगे।
प्रैक्टिकली डेफिनेशन के हिसाब से आप समझ रहे हो कि प्रैक्टिकली ऐसी कोई बॉडी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती है जिस पर फोर्स लगे और उसके पार्टिकल के बीच की दूरी जो है वो चेंज ना हो। अच्छा, डिस्टेंस जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब के बीच की दूरी अगर फिक्स्ड है, यानी कि उस पार्टिकल के ऊपर जब आप फोर्स लगा रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप फोर्स लगा रहे हैं, तब उस ऑब्जेक्ट में कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता है, यानी उसका जो शेप है, जो साइज है, वो बदल नहीं सकता है। लेकिन ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं जिसके ऊपर फोर्स लगे और वो डिफॉर्म ना हो। हाँ, ऐसे बहुत जो हार्ड ऑब्जेक्ट, जितना हार्ड ऑब्जेक्ट होगा उस पर उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन फोर्स के लगने पर वो डिफॉर्म जरूर होता है, डिपेंडिंग कि वो कितना हार्ड है उस हिसाब से आप फोर्स लगाइए। हाँ, लेकिन ये है कि बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि परफेक्टली रिजिड तो नहीं, लेकिन नियरली एक रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि उनके ऊपर अगर आप फोर्स लगाते हैं अच्छा खासा तो भी उनका डिफॉर्मेशन बहुत कम होता है। तो उस कंडीशन में हम उस ऑब्जेक्ट को एक्चुअल में रिजिड बॉडी तो नहीं, लेकिन वेरी क्लोज टू रिजिड बॉडी जरूर कह सकते हैं। और इस तरीके की जो बॉडीज हैं उनको हम लोग अपने स्टडी में मानकर कि वो रिजिड बॉडी है, इसी तरीके की रिजिड बॉडी के बारे में हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो मैं रिजिड बॉडी का डेफिनेशन जो आपके लिए बोर्ड पे लिख देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, एक डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए रिजिड बॉडी का। अ बॉडी इन विच डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज इवन इफ एनी अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। सच बॉडी डज नॉट अंडरगो एनी चेंज इन शेप एंड साइज। चलिए बच्चों, ये तो हम लोग समझ गए कि हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली एक रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रिजिड बॉडी जो है वो एक एक्सटेंडेड बॉडी, यानी कि वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, रिजिड बॉडी के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आ सकता है वो ये है कि यार रिजिड बॉडी के मोशन को हम लोग स्टडी तो कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार रिजिड बॉडी का मोशन होता किस तरीके का है। तो उसके लिए मैंने दो केसेस आपके लिए बोर्ड पर बना रखा है, तो एक एक करके हम लोग दोनों केसेस को समझेंगे और फिर उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसी में हमें ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन के बारे में पता चलेगा। सबसे पहला केस है कि मैंने इस तरीके से एक सरफेस ले रखा है, मान लो इस सरफेस का नाम देते हैं ABC, और इस सरफेस पर ये जो इंक्लाइन सरफेस है उस पर मैंने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स प्लेस कर रखा है। ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये एक एक्सटेंडेड बॉडी होगा, क्योंकि देखिए इसका कुछ साइज है और अपने साइज के कंपैरिजन में A से C बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं ट्रैवल करेगा। हाँ, अपने साइज से तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्टेंस अपने साइज से ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए इस रिजिड बॉडी को हम लोग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं, इसको एक रिजिड बॉडी, एक्सटेंडेड बॉडी की तरह ट्रीट करेंगे। अब ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, जब ये ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये एक रिजिड बॉडी है और हमने डिफाइन किया कि रिजिड बॉडी में कोई भी एक पेयर ऑफ पॉइंट आप देखिएगा उसके बीच की दूरी हमेशा फिक्स रहती है। तो इस रिजिड बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब को शिफ्ट करके यहां पहुंच जाना चाहिए इकट्ठे। ठीक है, अगर कोई एक पार्टिकल भी पहुंचता है तो बाकी सारे पार्टिकल्स भी पहुंच जाएंगे। राइट, अब समझिए बच्चों, सपोज करिए कि t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पर, t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पर ये रिजिड बॉडी जो है वो इस पोजीशन से पास कर रहा है। इस पर मैंने दो पॉइंट, इसमें मैंने दो पार्टिकल शो कर रखे हैं, एक पार्टिकल A पॉइंट पर है, दूसरा पार्टिकल B पॉइंट पर है। और नोटिस करिए कि यहां पर t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पर दोनों पार्टिकल जो हैं वो सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, यानी इस वक्त इस इंस्टेंट पे इन दोनों पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, स्पीड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम, यानी इन दोनों पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो सेम होगी। उसके पीछे का लॉजिक समझिए, इन दोनों पार्टिकल के बीच में कुछ दूरी है। अब चूंकि ये रिजिड बॉडी है इसीलिए इन्हें अपने बीच की जो दूरी है उसे तो मेंटेन रखना है ना, तो उसके लिए दोनों को सेम स्पीड से मूव करना पड़ेगा ताकि दोनों साथ साथ आगे बढ़े। दूसरी बात यह है कि दोनों को सेम डायरेक्शन में भी मूव करना पड़ेगा ताकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है
अगर ये स्लाइड कर रहे हैं तब उस केस में, यहाँ पर जैसे रोल करेगा ऐसे तो उसका सिनेरियो अलग हो जाएगा, तो इसलिए सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ऑलराइट बच्चों, अच्छा जब ये यहां से यहां पहुंच गया तो नीचे जब जाएगा तो इसकी स्पीड इंक्रीज होगी ना, तो जब यहां पर आने के बाद स्पीड ए पार्टिकल जो कि यहां पर v1 स्पीड से मूव कर रहा था, सपोज करो कि ये t t' टाइम पर यहां पहुंचता है, इसकी वेलोसिटी v1 से चेंज होकर v2 हो जा रही है, तो इसकी वेलोसिटी भी v1 से चेंज होकर v2 हो जाएगी। अगर इसकी कम या ज्यादा हो जाएगी तो इनके बीच की जो दूरी है वो आपको बदल जाएगा। तो इसीलिए इस तरीके का मोशन जिसमें एक पूरा रिजिड बॉडी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, लेकिन किसी भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में उसके हर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो सेम हो एक इंस्टेंट पे, इस तरीके के मोशन को हम लोग प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। तो इसलिए मैंने लिखा है कि एक प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में हर पार्टिकल जो है वो कॉमन वेलोसिटी से मूव करता है एक इंस्टेंट पे। समय बदलने पर वेलोसिटी बदल जाएगी, लेकिन सबकी वेलोसिटी बदलकर फिर से सेम हो जाएगी। v1 यहाँ सबकी वेलोसिटी है, यहाँ पर वेलोसिटी बदल जा रही है, लेकिन बदलने में सबकी वेलोसिटी v2 हो जा रही है। तो किसी भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में एक ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, मतलब हर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कॉमन होती है। अब ये जो ट्रांसलेशनल मोशन है ये आप लोग पढ़ते आए हैं, ठीक है। रोटेशनल मोशन में ये जो रोलिंग मोशन है वो भी आपने थोड़ा बहुत आई होप पढ़ा है, लेकिन इसको आप जरा अच्छे समझते हैं। ये केस 2 हमारा है, सेम हमारे पास एक इंक्लाइन है ABC, और इस इंक्लाइन पर अब हम लोग एक ऑब्जेक्ट को रोल करा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सिलेंडर है और वो सिलेंडर जो इस तरीके से रोल कर रहा है, ठीक है। तो जब वो सिलेंडर जब रोल करेगा तो रोल करने के दौरान आप नोटिस करिए कि यहां पर मैंने हर पार्टिकल के वेलोसिटी को शो किया है। जैसे 4 पार्टिकल लिए, चारों पार्टिकल की वेलोसिटी को मैंने शो किया है। देखिए ये जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ये जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ये जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। यानी इस रोलिंग मोशन में आप देखिए ये पूरा ऑब्जेक्ट रोल करके यहां तो पहुंच जाएगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट रोल करके एक जगह से दूसरी जगह मूव कर गया, यानी कि इसका कुछ ना कुछ ट्रांसलेशनल मोशन तो हो रहा है, इसका कुछ ना कुछ ट्रांसलेशनल मोशन तो हो रहा है। लेकिन बच्चों नोटिस करने वाली बात यह है कि इस केस में हर अलग अलग पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो अलग अलग है। इस पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, इस पार्टिकल की इधर, इस पार्टिकल की इधर, यानी अलग अलग पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग है। इसलिए हम इसे प्योर ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कह सकते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन इसीलिए क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, और प्योर ट्रांसलेशनल मोशन इसीलिए है क्योंकि ट्रांसलेशनल के अलावा इसमें और कोई दूसरा मोशन हमें दिख नहीं रहा है। लेकिन यहां पर हमने देखा कि प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में हर पार्टिकल एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं। लेकिन यहीं पर आप देख लीजिए t 0 टाइम पे तो अलग अलग पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग है, वेलोसिटी वेक्टर है, उसका डायरेक्शन अलग अलग होने पर वेलोसिटी अलग अलग हो गई। तो हालांकि ये यहां से यहां आ तो रहा है, यानी शिफ्ट तो कर रहा है, इसीलिए ट्रांसलेशनल मोशन तो है, लेकिन साथ ही साथ अलग अलग पार्टिकल की चूंकि वेलोसिटी अलग अलग है इसलिए ये प्योर ट्रांसलेशनल नहीं। और अगर ये प्योर ट्रांसलेशनल नहीं है यानी कि ट्रांसलेशनल के साथ समथिंग एल्स, कोई ना कोई और मोशन इसका जरूर होना चाहिए। अब ये समथिंग एल्स क्या है, अब ये समथिंग एल्स क्या है, इसको हमें इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, ठीक है। इस समथिंग एल्स को हम लोग समझते हैं कि वो क्या है। क्लियर है बच्चों? तो पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इस समथिंग एल्स को जरा इन्वेस्टिगेट करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों अभी हमने देखा कि एक तो मोशन हमें मिला प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा हमें मिला ट्रांसलेशनल मोशन प्लस समथिंग एल्स। अब वो जो समथिंग एल्स वाला मोशन है उसे हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो ऐसा करने के लिए देखिए एक मोशन था ट्रांसलेशनल प्लस समथिंग एल्स, अगर उसमें मैं ट्रांसलेशनल मोशन को हटा दूं
तो सिर्फ जो समथिंग एल्स वाला मोशन है वो हमें मिलेगा ना। तो ऐसा करते हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और उस ऑब्जेक्ट को किसी एक स्ट्रेट लाइन के अबाउट फिक्स कर देते हैं। जब हम उस ऑब्जेक्ट को फिक्स कर देंगे, किसी फिक्स सपोर्ट से उसको फिक्स कर देंगे, तब वो आगे पीछे तो मूव नहीं कर सकता है। अगर वो आगे पीछे मूव नहीं कर पाएगा तो उस कंडीशन में उसका जो मोशन है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशनल मोशन हट जाएगा, यानी सिर्फ समथिंग एल्स वाला मोशन बचेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि ये आपका ये एक सीलिंग है, ठीक है, और इस सीलिंग में आपने क्या किया है कि इस स्ट्रेट लाइन के अबाउट, इस स्ट्रेट लाइन के अबाउट आपने एक फैन है इस तरीके से, ठीक है बच्चों। ये जो फैन है इसको आपने फिक्स कर रखा है इस तरीके से इस स्ट्रेट लाइन के अबाउट। तो अगर आप इसको फिक्स कर देंगे तो ये फैन आगे पीछे नहीं मूव कर सकता है, ये सिर्फ अपने ही जगह पर गोल गोल घूम सकता है, रोटेट कर सकता है, राइट। तो जब आप इसको फिक्स कर दोगे एक स्ट्रेट लाइन के अबाउट, तो इसका जो ट्रांसलेशनल मोशन है वो ट्रांसलेशनल मोशन इसका हट जाएगा। जब ट्रांसलेशनल मोशन हट गया तब इस फैन का सिर्फ एक ही तरीके का मोशन पॉसिबल है, वो ये है कि अपनी ही जगह पर गोल 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 घूमे। उस केस में इसका जो मोशन है उसको हम लोग वो रोटेट करेगा और इसके मोशन को हम लोग रोटेशनल मोशन कहेंगे। क्लियर है बच्चों, क्या कहेंगे इसके मोशन को, रोटेशनल मोशन। और ये जो लाइन है जिसके अलोंग हम लोग इसको फिक्स कर रहे हैं, उस लाइन को हम लोग लाइन ऑफ या एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। तो जिस लाइन के अबाउट हम लोग फिक्स करेंगे उसे हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे, ठीक है। और इसका जो मोशन है इसे हम लोग रोटेशनल मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, रोटेशनल मोशन। तो आप नोटिस करिए कि जब हमने, या एक और एग्जांपल है इसका, जैसे एक पॉटर्स व्हील देखिए, एक पॉटर्स व्हील जो होता है बच्चों, एक पॉटर्स व्हील जो हमारा है, ठीक है, ये पॉटर्स व्हील है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सिस के अलोंग, ये जो लाइन है इस लाइन के अलोंग फिक्स कर देते हैं, तब ये इस तरीके से गोल गोल सिर्फ घूमता है इस तरीके से, राइट। जब ये गोल गोल घूमेगा तब ये जो लाइन है, इस लाइन के अबाउट चूंकि ये फिक्स्ड है इसलिए आगे पीछे नहीं मूव कर सकते है। वैसे ये फैन चूंकि इस लाइन के अलोंग फिक्स्ड है इसलिए आगे पीछे मूव नहीं कर सकता है। इस कंडीशन में इन दोनों का मोशन अगर आप देखेंगे उसमें आपको ट्रांसलेशनल मोशन नजर नहीं आएगा। तो ट्रांसलेशनल मोशन तो नजर नहीं आ रहा है, तो अब इनका मोशन आखिरकार हो किस तरीके का सकता है, तो ये अपनी जगह पर ऐसे गोल गोल घूम सकता है। इसको चूंकि हमने इस एक्सिस के बाद फिक्स कर रखा है इसलिए अपनी जगह पर गोल गोल इस तरीके से घूम सकता है, यानी कि रोटेट कर सकता है। तो रोटेट जब कर रहा है तब उस रोटेशन वाले मोशन को हम लोग रोटेशनल मोशन कहते हैं, ठीक है। और जो ये एक्सिस है जिसके अबाउट हम इसे फिक्स कर रहे हैं उसे हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, कि वो लाइन जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है उसे हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो यानी कि वहां पर जो हमने ट्रांसलेशनल मोशन, वहां पर हमने ट्रांसलेशनल प्लस समथिंग एल्स लिखा था बच्चों, ये जो समथिंग एल्स है, ये जो समथिंग एल्स है, ये समथिंग एल्स एक्चुअली में हमारा रोटेशनल मोशन होता है, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट उस कंडीशन में केस 2 में जब वो सिलेंडर नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा था, रोल कर रहा था, तो एक तो वो ऊपर से नीचे आ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है इसलिए ट्रांसलेट कर रहा था, तो ट्रांसलेशनल मोशन। और साथ ही साथ चूंकि वो एक एक्सिस के अबाउट इस तरीके से रोटेट भी कर रहा था इसलिए उसका जो दूसरा मोशन था वो रोटेशनल मोशन था। यानी आप समझिए कि एक ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो 3 तरीके का हो सकता है।
एक तो जो केस 1 हमने देखा जिसमें ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ ट्रांसलेट करेगा तो ट्रांसलेशनल मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट जैसे दूसरा केस में देखा था कि आगे भी बढ़ रहा है और गोल गोल भी घूम रहा है, तो उस केस में वो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन होगा। और तीसरा केस जो मैंने यहां पर डायग्राम में बना रखा है, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को किसी एक एक्सिस के अबाउट फिक्स कर देंगे तब उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो प्योर रोटेशनल मोशन होगा। क्या होगा? जैसे प्योर ट्रांसलेशनल मोशन था उसमें वो रोटेट नहीं कर रहा, सिर्फ आगे बढ़ रहा था, वैसे यहां पर वो आगे नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ रोटेट कर रहा है, इसलिए प्योर रोटेशनल मोशन। तो तीन मोशन है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो अब जरा एक आखिरी चीज पर हम लोग और चर्चा करते हैं आज, वो ये है कि रोटेशनल मोशन आखिरकार होता किस तरीके का है, उस केस में पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं, उनका बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बच्चों, आप करना चाहे तो। उसके बाद फिर हम लोग रोटेशनल मोशन की बात करते हैं। तो बच्चों हम लोग जैसे हमने ट्रांसलेशनल मोशन में देखा था कि हर एक पार्टिकल जो है ट्रांसलेशनल मोशन में किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे सेम वेलोसिटी के साथ मूव करता है, यानी हर एक पार्टिकल के मोशन का जो नेचर है ट्रांसलेशनल मोशन में हमने देखा था। अब उसी तरीके से हम लोग एक ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर किया है, मान लीजिए एक बड़ा सा रॉक है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको एक एक्सिस के अबाउट हमने फिक्स कर दिए, यानी अब ये ऑब्जेक्ट आगे पीछे मूव नहीं कर सकता, उसमें ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, रोटेशनल मोशन होगा। उस रोटेशनल मोशन में ये जो रिजिड बॉडी है, जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से मूव करेंगे उस पर जरा हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, इस एक्सिस के अबाउट हमने फिक्स कर दिया और ये पूरा जो रिजिड बॉडी है वो एंटी क्लॉकवाइज तरीके से रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से एरो शो कर रखा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज तरीके से ये रोटेट कर रहा है। तो इसमें मैंने तीन पार्टिकल्स आपको शो कर रखे हैं, P1, P2, P3। इन तीन पार्टिकल के मोशन को अगर आप समझ जाते हैं तो हर एक पार्टिकल के मोशन को आप समझ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं P1 पॉइंट पर जो पार्टिकल है उसकी। देखिए, जब ये रोटेट करेगा तो जाहिर सी बात है P1 पार्टिकल भी इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज तरीके से घूमेगा। ठीक है, अब चूंकि ये एक पार्टिकल है तो जब एक रिजिड बॉडी पूरा का पूरा घूम रहा है तो उसका एक पार्टिकल जो है, उस पार्टिकल को समझिए, सपोज करिए कि पूरा रिजिड बॉडी है, ठीक है, और या सपोज करिए कि जैसे मैं एक रिजिड बॉडी हूं और मेरे ऊपर ये एक पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है, मैं इस तरीके से रिजिड बॉडी हूं, आप सिर्फ इस पार्टिकल के मोशन को देखिए। जब रिजिड बॉडी रोटेट करेगा तब ये जो पार्टिकल है ये यहां पर था, यहां से घूमकर और यहां पहुंच गया, और फिर रोटेट करते 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 ये पार्टिकल देखिए वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाएगा, राइट, एक ऑसिलेशन। तो सिर्फ इस पार्टिकल की बात करें तो ये पार्टिकल जब रिजिड बॉडी रोटेट करे तब ये पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में है, राइट बच्चों। और इस सर्कुलर मोशन का रेडियस कितना होगा? तो भाई जो ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल से एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉप कर दीजिए। ये परपेंडिकुलर जो है आपका, ये सपोज करिए कि एक्सिस से इसकी दूरी r1 के बराबर है, और एक्सिस पर जो ये पॉइंट है इसे मैं कह दे रहा हूं O1 के बराबर। ठीक है, तो O1 जो है वो सेंटर होगा और R1 जो है वो रेडियस होगा, और इस R1 रेडियस के सर्कल में ये पार्टिकल आपका इस तरीके से मूव करेगा, राइट। अब देखिए जो सर्कल है बच्चों, ये जो सर्कल बन रहा है, जैसे ये उसका एक्सिस है, मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन ये, और सर्कल इस तरीके से बना है। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन z एक्सिस के अलोंग है तो ये पार्टिकल जो है वो z एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले प्लेन में मूव कर रहा है, राइट। यानी कि अगर एक्सिस z एक्सिस के अलोंग है तब ये पार्टिकल xy प्लेन के सर्कल में मूव कर रहा है, और कितने रेडियस के सर्कल में मूव कर रहे हैं? तो भाई इस पार्टिकल से उस एक्सिस पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए। ये परपेंडिकुलर की जो दूरी है अगर r1 है, यानी कि वो r1 सर्कल के रेडियस में मूव कर रहा है, r1 रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है,
और उसका जो सेंटर है वो एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा। क्लियर है? अच्छा, दूसरा पार्टिकल P2 जो है, अब जैसे एक पार्टिकल आपका यहां था, एक पार्टिकल अगर यहां है तो ये पार्टिकल भी एक सर्कुलर पाथ में ही मूव करेगा, तो उसके लिए भी आपको यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। सपोज करिए कि ये R2 है और ये जो पॉइंट है ये अगर O2 है, तो इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, राइट। अब देखिए ये जो सर्कुलर पाथ है, ये पार्टिकल जिस सर्कुलर पाथ में मूव करेगा वो भी इस z एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी xy प्लेन में मूव करना चाहिए। हर एक पार्टिकल जो कि इस रिजिड बॉडी के अंदर है और वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, आपको समझने वाली बात है कि वो पार्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले प्लेन में मूव करेगा। अब चूंकि हर एक पार्टिकल के लिए एक्सिस सेम है z एक्सिस के लॉन्ग, इसलिए हर एक पार्टिकल का जो मोशन है वो xy प्लेन में होना चाहिए। यानी कि जो P1 पार्टिकल है ये एक प्लेन में मूव कर रहा है, P2 पार्टिकल दूसरे प्लेन में मूव कर रहा है, लेकिन ये दोनों प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों xy प्लेन में ही मूव कर रहे हैं। हाँ, बस इसका रेफरेंस अलग है, इसका रेफरेंस अलग है। इस तरीके से हर पार्टिकल की अगर आप बात करें, हर एक पार्टिकल जो इस रिजिड बॉडी में गोल गोल घूम रहा है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले प्लेन में, या यूं कह लीजिए कि हर एक पार्टिकल एक दूसरे के पैरेलल प्लेन में रोटेट करेंगे या घूमेंगे। अगर मैं इस P3 पार्टिकल की बात करूं तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर, चूंकि ये एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है, इसलिए इसकी जो दूरी है एक्सिस से वो 0 के बराबर होगी, राइट। और जब 0 के बराबर है तो ये जो पार्टिकल है इसका रेडियस 0 हो जाएगा। जब रेडियस ये 0 है यानी कि ये 0 रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है। एक तरीके समझिए, ये R1 रेडियस के सर्कल में, ये R2 रेडियस के सर्कल में, वैसे ये 0 रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है। तो 0 रेडियस के सर्कल में मूव करने का मतलब क्या, कि वो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा होगा, यानी कि जो P3 पॉइंट पर जो पार्टिकल है ये रेस्ट पर होगा। और ये बहुत ऑब्वियस है क्योंकि ये P3 पॉइंट पर जो पार्टिकल है वो एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है और एक्सिस तो आपका फिक्स्ड है, इसलिए एक्सिस आपका रोटेट करेगा नहीं। क्लियर है बात? अब एक आखिरी चीज समझिएगा कि ये पूरा रिजिड बॉडी अगर इसे मूव करना शुरू कर रहा है तो एक कंप्लीट साइकिल के बाद जो P1 पॉइंट पर जो पार्टिकल है वो घूमकर P1 पे पहुंच जाएगा और जो P2 पॉइंट पे पार्टिकल है वो वापस से घूमकर P2 पे पहुंच जाएगा। यानी P1 पॉइंट पर जो पार्टिकल है और जो P2 पॉइंट पर पार्टिकल है, दोनों को एक कंप्लीट साइकिल या एक सर्कुलर पाथ में एक कंप्लीट राउंड मूव करने में सेम टाइम लग रहा है। अब सेम टाइम लग रहा है लेकिन चूंकि इसका रेडियस बड़ा है इसलिए इसका सर्कमफेरेंस बड़ा होगा, इसलिए इस पार्टिकल को उसी टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा और इस पार्टिकल को, चूंकि इसका रेडियस कम है, सर्कमफेरेंस कम है, इसलिए सेम टाइम में इसके कंपैरिजन में कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। जो पार्टिकल एक्सिस से जितना दूर उसका रेडियस उतना ही ज्यादा, सर्कमफेरेंस उतना ही ज्यादा, उसे उतना ही ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है। जो पार्टिकल सर्कल से जितना नजदीक उसका रेडियस उतना ही कम, उसे उतने ही छोटे सर्कल में मूव करना है, सर्कमफेरेंस उतना ही कम, उतना ही कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। लेकिन सबको एक ऑसिलेशन सेम टाइम में करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल एक्सिस से जितना दूर होगा उसे चूंकि एक गिवन टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है, इसलिए उसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, और जो पार्टिकल जितना नजदीक उसे उतना ही कम डिस्टेंस कवर करना है सेम टाइम में, इसलिए उसकी स्पीड उतनी ही कम। तो सबसे बाहर जो बाउंड्री पर जो पार्टिकल लाई कर रहा है उसकी स्पीड होती है मैक्सिमम, और एक्सिस पर जो पार्टिकल लाई कर रहा है उसकी स्पीड होती है मिनिमम। मिनिमम स्पीड जो है वो 0 के बराबर है। क्लियर है बच्चों? तो रोटेशनल मोशन में किस तरीके से पार्टिकल्स मूव करते हैं ये थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल रहा है। अब आज का लेक्चर हमारा थ्योरेटिकल लेक्चर था, इंट्रोडक्शन था। अगले लेक्चर में हम लोग एक स्पेशल पॉइंट जिसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो याद से उस लेक्चर को आपको स्किप नहीं करना है, वो बेहद इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। और अभी से लेकर आगे जो
4-5 लेक्चर्स आने वाले हैं, चैप्टर बड़ा है तो 4-5 लेक्चर्स जो आने वाले हैं वो आपका इस चैप्टर का बेस बनाएंगे, जब तक हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पढ़ते हैं तब तक। तो वहां तक का लेक्चर बहुत सावधानी से बहुत अच्छे से देखिएगा और बहुत अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़िएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चंस जो कराऊंगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आज इंट्रोडक्शन था, बेसिक था, एक बार एनसीईआरटी खोल के उस बेसिक को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जनरली आपको यही मोशन पढ़ना है कि लाइन के अबाउट मोशन को पढ़ना है, इसलिए मैंने लाइन के अबाउट मोशन को बताया है। वैसे मोशन जो है बच्चों एक पॉइंट के अबाउट भी, जैसे कि जो पेडेस्ट्रियल फैन होता है वो एक पॉइंट के अबाउट मूव करता है, एक जो लट्टू होता है टॉप वो भी एक पॉइंट के अबाउट मूव करता है। वो मोशन आपको स्टडी नहीं करना है, इसलिए उस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप जरूर एनसीईआरटी से इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, पढ़िएगा अच्छे से, बार बार पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा, ठीक है। बाय।